हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड ईयर सेमेस्टर 6 फोर्थ पेपर मैन्योर फर्टिलाइजर्स एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट। दोस्तों, ये हमारा फोर्थ पेपर है जो कि बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर का है। इसकी बात करते हैं दोस्तों इस पेपर का, तो ये हमारा पेपर 3 सेक्शन में है। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन सी की बात करते हैं दोस्तों, तो सेक्शन सी जो हमारा है बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन होता है। जिसमें 2 क्वेश्चन दिया रहता है, कभी-कभी जिसमें 2 क्वेश्चन करना होता है, कभी-कभी 3 क्वेश्चन या कभी-कभी 4 क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है। यदि सेक्शन बी की बात करें दोस्तों, सेक्शन बी जो है हमें 4 क्वेश्चन करना होता है। इसमें कभी-कभी 6 क्वेश्चन तो कभी-कभी 5 क्वेश्चन दिया रहता है। यदि इसकी वर्ड लिमिट की बात करें तो 100 वर्ड लिमिट होता है, अर्थात इसको थोड़ा उस सेक्शन सी की अपेक्षा छोटा लिखना होता है। सेक्शन ए की बात करते हैं दोस्तों, तो ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होता है, जिसमें 5 क्वेश्चन दिया था और पांचों क्वेश्चन करना कंपलसरी होता है। 2-2 नंबर का क्वेश्चन होता है। आइए दोस्तों, तो डिस्कस करते हैं हम सभी क्वेश्चन को कि कैसा क्वेश्चन आया था, कैसे इसको सॉल्व करना है, इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रीन मैन्योरिंग इन एग्रीकल्चर? कृषि में हरी खाद का महत्व क्या है? दोस्तों, हरी खाद, हरी ग्रीन मैन्योरिंग जैसे बात करते हैं दोस्तों, तो हमारे एग्रीकल्चर में जो मृदा की जो गुणवत्ता अर्थात जो उत्पादकता कम हो रही है, उसको मैनेज करने के लिए ग्रीन मैन्योरिंग का प्रयोग अत्यंत आवश्यक हो गया है। इसका कृषि में महत्व क्या है, इसके बारे में देखते हैं। हरी खाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधों की सामग्री को मिट्टी में मिलाकर उसकी उर्वरता और संरचना में सुधार किया जाता है। यह पर्यावरण अनुकूल और स्थायी कृषि पद्धति है जो मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती है तथा फसल की पैदावार को बढ़ाती है। दोस्तों, जब ये फसल की पैदावार को बढ़ाएगी, मिट्टी की उर्वरता को सुधार करेगी, मिट्टी में जल की मात्रा को बढ़ाएगी, तो इसका इम्पोर्टेंट हमारे एग्रीकल्चर में, हमारे सॉयल के लिए अत्यंत महत्व हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। दोस्तों, खाद एवं उर्वरक से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर? दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर। दोस्तों, मैन्यूर्स की पहले बात करते हैं दोस्तों, तो मैन्यूर्स वे पदार्थ होते हैं, सॉरी, अगर हम पहले दोनों कॉमनली बात कर लेते हैं तो खाद या उर्वरक वे पदार्थ होते हैं जो मृदा की उत्पादकता को बढ़ाते हैं। तो दोनों उत्पादकता जब बढ़ाते हैं दोस्तों, तो उन दोनों में अंतर क्या है, अलग-अलग क्या है? दोस्तों, जो मैन्यूर्स है वो जैविक पदार्थ है जो पौधे, जानवरों के अवशेषों या उनसे निकले अपशिष्ट पदार्थों से बनता है। और यदि हम बात करते हैं दोस्तों उर्वरक की, यह रासायनिक पदार्थ है जो फैक्ट्रियों से बनता है। जो मैन्यूर्स है दोस्तों, जो जो मैन्यूर्स है दोस्तों, तो मैन्यूर्स में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। और जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम होती है या नहीं के बराबर होती है। फर्टिलाइजर्स में एक दो जो होते हैं दोस्तों तत्व होते हैं, मैन्यूर्स में बहुत सारे तत्व होते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं मृदा परीक्षण का उद्देश्य क्या है? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉइल टेस्टिंग? सॉइल टेस्टिंग क्यों कर रहे हैं? अगर हम यदि बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग देखते होंगे कॉलेज में भी आप लोगों को सॉइल टेस्टिंग कराया जाता है। तो सॉइल टेस्टिंग हम क्यों कर रहे हैं? दोस्तों, सॉइल टेस्टिंग इसलिए किया जाता है ताकि मृदा का पीएच पता चले कि इसका पीएच क्या है, इसमें किस तत्व की कमी है, किस तत्व की अधिकता है, मृदा में किसकी फसल है, अगर इस मृदा में किसकी फसल किया जाए तो वो बेटर होगी, ज्यादा प्रोडक्शन देगी। इसके लिए मृदा का हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, टेस्टिंग करते हैं। उससे पोषक तत्वों का पता लग जाता है, उर्वरक का अनुशंसा पता लग जाता है, मिट्टी की संरचना में सुधार क्या करने उसके बारे में पता लग जाता है, मिट्टी अम्लीय है, क्षारीय है, ये सब पता लग जाता है मृदा परीक्षण से। यही हमारा उद्देश्य होता है ताकि हम मिट्टी के सभी पोषक तत्वों के बारे में जानकारी कर लें। आगे चलते हैं दोस्तों, नैनो उर्वरक के बारे में लिखिए। राइट अबाउट नैनो फर्टिलाइजर। दोस्तों, नैनो फर्टिलाइजर्स प्रेजेंट टाइम में बहुत ही बढ़ गई है। अभी आप लोग कहीं जाते हैं, जो किसान बंधु हैं वो कहीं जाते हैं फर्टिलाइजर्स खरीदने में, तब जो हमारे सरकार से या गवर्नमेंट पॉलिसीज है तो नैनो फर्टिलाइजर्स के बारे में बल देते हैं कि नैनो फर्टिलाइजर्स का उपयोग करें। तो नैनो फर्टिलाइजर्स देखते हैं क्या दोस्तों। दोस्तों, नैनो फर्टिलाइजर्स एक प्रकार का उन्नत कृषि इनपुट है जो पौधों के पोषक तत्वों को अधिक कुशलता और लक्षित तरीके से प्रदान करने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। नैनो फर्टिलाइजर्स में दोस्तों नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। ये उर्वरक पोषक तत्वों के उपयोग
की दक्षता में सुधार करने, पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने और फसल उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। अब इसकी बेनिफिट्स देख लेते हैं दोस्तों। तो बेहतर पोषक तत्व देगा, बेहतर उपज होती है, पर्यावरण में इसका प्रभाव कम होता है, इसलिए इसका उपयोग भी बढ़ गया है। दोस्तों ए मान तकनीक का व्याख्या कीजिए। ए मान तकनीक क्या है? दोस्तों ए मान तकनीक पौधे के पोषण और मिट्टी विज्ञान में उपयोग किए जाने वाली विधि है। पौधों का पोषण और मिट्टी विज्ञान में उपयोग किए जाने वाला विधि है। विज्ञान में उपयोग किए जाने वाली एक विधि है जो पौधों द्वारा पोषक तत्वों की उपलब्धता का निर्धारण करने में मदद करता है। ये मान जो है दोस्तों यह मिट्टी की पोषक तत्वों की स्थिति का मूल्यांकन करने में सहायक होती है तथा पौधों द्वारा पोषक तत्वों का उपयोग दक्षता के बारे में जानकारी प्रदान करती है। अब ए मान वैल्यू का उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? दोस्तों पोषक तत्वों की उपलब्धता का मूल्यांकन करना, पोषक तत्वों की उपयोगिता का दक्षता का निर्धारण करना है। अब इसे लाभ देख लेते हैं दोस्तों। तो मिट्टी की पोषक तत्वों की स्थिति का सटीक मूल्यांकन, पोषक तत्वों के उपयोग की दक्षता में सुधार, उर्वरक के उपयोग का अनुकूलन। आगे चलते हैं दोस्तों, सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी हमारा क्वेश्चन है, आवश्यक पोषक तत्व से आप क्या समझते हैं? इनके वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? पौधों द्वारा पोषक तत्वों को किस रूप में ग्रहण किया जाता है? वर्णन कीजिए। दोस्तों व्हाट डू यू मीन बाय एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स? हाउ आर दे क्लासिफाइड? डिस्क्राइब द एलिजिबल फ्रॉम व्हिच इज टेकन बाय द प्लांट। तो तीन क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। पहले हम लोग देख लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय एसेंशियल प्लांट, अर्थात एसेंशियल प्लांट क्या है। दोस्तों एसेंशियल प्लांट आवश्यक पौधे पोषक तत्व वे रासायनिक तत्व हैं, अर्थात एसेंशियल प्लांट वे रासायनिक तत्व हैं जो पौधों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। ये पोषक तत्व पौधों के विभिन्न शारीरिक प्रक्रियाओं के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और पौधों की स्वास्थ्य और उत्पादकता के लिए विशिष्ट आवश्यक होते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, हाउ आर दे क्लासिफाइड। दोस्तों यदि हम बात करते हैं एसेंशियल प्लांट के, इसको दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। दोस्तों माइक्रो मतलब अर्थात दोस्तों जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आदि आते हैं। यदि माइक्रो की बात करते हैं दोस्तों तो इसमें आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, बोरान और क्लोरीन आते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इसका महत्व क्या है? महत्व देख लेते हैं दोस्तों। तो ये पौधों की वृद्धि और विकास में इसका महत्व है, फसल उत्पादकता में महत्व है और पौधों के स्वास्थ्य में महत्व है। अब देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। एक उत्पादक मृदा हमेशा उर्वर होती है, किंतु उर्वर मृदा सदैव उत्पादक नहीं होती। कथन का व्याख्या करना है। दोस्तों में क्या व्याख्या करना है कि जो उत्पादक मृदा हमेशा उर्वर होती है लेकिन उर्वर मृदा हमेशा उत्पादक नहीं होती है, इसके बारे में हम लोगों को बात करना है। दोस्तों यह कथन जो है, एक उत्पादक मृदा हमेशा उर्वर होती है लेकिन एक उर्वर मृदा हमेशा उत्पादक नहीं होती है, मिट्टी की उर्वरता और मिट्टी की उत्पादकता के बीच में रेखांकित करता है। मिट्टी की उर्वरता मिट्टी के पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने की क्षमता को संदर्भित करती है, जबकि मिट्टी की उत्पादकता मिट्टी की विशिष्ट परिस्थिति और में पौधों की वृद्धि उपज के सहारा देने की क्षमता को संदर्भित करता है। दोस्तों जो फर्टिलिटी सॉइल होती है, फर्टिलिटी सॉइल वह सॉइल होती है जिसमें पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व की पर्याप्त मात्रा होती है। और जो उत्पादक मिट्टी होती है, उत्पादक मिट्टी वह मिट्टी होती है जो न केवल उर्वर होती है बल्कि अन्य भौतिक और रासायनिक गुणों के कारण भी पौधों को उच्च उत्पादकता और सहारा देती है। आगे चलते हैं दोस्तों, कंपोस्टिंग क्या है? कंपोस्ट बनाने की सबसे उपयुक्त विधि का वर्णन करना है। व्हाट इज कंपोस्टिंग? डिस्क्राइब मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट। दोस्तों कंपोस्ट एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें पत्तियां, सब्जियां, छिलके या अन्य जैविक पदार्थ के पोषक तत्व से भरपूर मिट्टी में परिवर्तित किया जाता है। यह प्रक्रिया नियंत्रित परिस्थिति में सूक्ष्म जीवों द्वारा जैविक पदार्थ के अपघटन से शामिल होता है। अब बात करें दोस्तों कंपोस्ट बनाने का सबसे उपयुक्त विधि क्या है? सबसे उपयुक्त विधि दोस्तों सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, प्रिपेयरिंग द कंपोस्ट सॉइल, उसके बाद मैनेजिंग एरेशन एंड मॉइस्चर, मॉनिटरिंग टेम्परेचर और इसके बाद करते हैं टाइम एंड मैच्योरिटी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, किस मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं।
तो हरे पदार्थ हो गए जैसे हरी पत्तियां, सब्जियों का छिलका, सूखे पदार्थ में सूखी पत्तियां, पुआल, लकड़ी के बुरादे, जैविक अपशिष्ट हो गए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों कंपोस्ट का ढेर बनाते हैं दोस्तों। इसमें क्या करते हैं दोस्तों कि 10 से 15 सेमी मोटा ढेर बनाते हैं, नम रख लेते हैं ताकि अधिक गीला भी ना हो, इस बातों का ध्यान रखते हैं। तापमान की बात करते हो दोस्तों तो 50 से 60 डिग्री सेल्सियस तापमान यदि हो तो बेटर होता है। और यदि बात समय की बात करते हैं दोस्तों तो 2 से 3 मंथ समय लगता है। अब बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं दोस्तों तो कंपोस्ट से क्या होता है, मृदा की उर्वरता में वृद्धि होती है, कचरे का प्रबंधन भी हो जाता है, पर्यावरण संरक्षण होता है, पौधों की वृद्धि में सुधार होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं डिस्क्राइब द केसेस ऑफ न्यूट्रिएंट लॉस फ्रॉम सॉइल एंड इट्स प्रिवेंशन। दोस्तों मृदा के पोषक तत्वों के हाथ से उनके रोकथाम का वर्णन कीजिए। दोस्तों ये आज के समय की मोस्ट प्रॉब्लम है, क्योंकि मृदा में इतना पोषक तत्वों का इतना ज्यादा मात्रा में ह्रास हो रही है। यदि हम इसका प्रबंधन नहीं करेंगे तो हमारे आने वाले समय में हमको मृदा जो मिलेगी वो हमें बंजर सॉइल मिलेगी। तो ये बात करते हैं दोस्तों लीचिंग करते, अब किस किस कारण दोस्तों मृदा का पोषक तत्वों की ह्रास होती है। बहुत से कारण है दोस्तों, रासायनिक उर्वरक हम बार बार प्रयोग कर रहे हैं, अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, आवश्यकता से अधिक प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे किसानों के मन में बैठ गया है कि जितनी अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरक फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करेंगे उतना ज्यादा हमारा क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, जो कि ऐसा भी तो है नहीं दोस्तों, वो भी एक निश्चित है। और लीचिंग अब देखते हैं, बात करते हैं किस किस से द्वारा होता है। लीचिंग के द्वारा होता है दोस्तों अत्यधिक वर्षा या सिंचाई के कारण पोषक तत्व मिट्टी में गहराई में जाकर भूजल में मिल जाता है। वाष्पीकरण दोस्तों, कुछ पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन वाष्प के रूप में वातावरण में उड़ जाते हैं। फिर जो सॉइल का इरोजन होता है उसमें इसका नुकसान होता है। फसल कटाई करते हैं तो पोषक तत्व मिट्टी से बाहर निकल जाते हैं। अब अधिक फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं तब भी उसका दिक्कत हो जाता है। अब इसका रोकथाम कैसे करेंगे दोस्तों, उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। बैलेंस फर्टिलाइजर यूज करेंगे और संतुलित खाद का यूज करेंगे। कवर क्रॉपिंग करेंगे दोस्तों, कवर क्रॉपिंग करेंगे। मल्चिंग करेंगे। क्रॉप रोटेशन का प्रयोग करेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। सॉइल कंजर्वेशन पर ध्यान देंगे और मॉइस्चर मैनेजमेंट करेंगे तो क्या होगा, हमारा सॉइल मैनेजमेंट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नट्रो नाइट्रोजन धारी उर्वरकों का वर्गीकरण कीजिए। यूरिया के गुणों एवं मृदा में क्रिया का वर्णन कीजिए। क्लासिफाई नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज एंड एक्शन ऑफ यूरिया इन सॉइल। दोस्तों यूरिया का तो आप लोग देख ही चुके हैं, यूरिया का प्रयोग अंधाधुंध हो रहा है। आइए इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों नाइट्रोजनी उर्वरकों को उनके नाइट्रोजन सामग्री के रूप के आधार में वर्गीकृत किया जाता है। ओमेनिकल उर्वरक होता है दोस्तों, अमोनिकल उर्वरक में यूरिया होता है, अमोनिया सल्फेट होता है, अमोनिया नाइट्रेट होता है। नाइट्रेट उर्वरक होता है कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। अमाइड उर्वरक होता है दोस्तों, जिससे अमाइड उर्वरक में क्या हो गया, यूरिया हो जाएगा। दोस्तों यूरिया का रासायनिक सूत्र CONH2 ट्वाइस होता है। और इसके बाद यूरिया में लगभग 46% नाइट्रोजन होता है, जो इसे नाइट्रोजन का एक उच्च सांद्रता वाला संघ बनाता है। यूरिया पानी में अत्यधिक मात्रा में घुलनशील होता है। और बात करते हैं यूरिया से, यूरिया का वर्गीकरण हो गया दोस्तों। यूरिया गुड़ ये है दोस्तों कि इसमें उच्च नाइट्रोजन सामग्री होता है, लागत प्रभावी कम होता है, ये आसानी से उपलब्ध हो जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, उत्तक परीक्षण से आप क्या समझते हैं। उत्तकों में A, P एवं K परीक्षण किस प्रकार किया जाता है, वर्णन कीजिए। दोस्तों पौधों में उत्तक परीक्षण एक निदानात्मक उपकरण है जो पौधों के पोषक तत्वों की स्थिति का निर्धारण करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें पौधों के उत्तकों में आवश्यक पोषक तत्वों की सांद्रता का विश्लेषण करने यह आकलन किया जाता है कि पौधा इष्टतम वृद्धि और विकास के लिए वो पर्याप्त पोषक तत्व प्राप्त कर रहा है या नहीं। यही क्या है दोस्तों, उत्तक परीक्षण है। इसमें ध्यान दिया जाता है कि पौधा जो वृद्धि और विकास कर रहा है तो ये उत्तम तरीके से पोषक तत्व इसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब पौधे उत्तक परीक्षण का महत्व क्या है दोस्तों, पोषक तत्वों की कमी का पता लगाना, उर्वरक का अनुकूलता। अब दोस्तों बात करते हैं सॉरी दोस्तों, A, P और K परीक्षण नहीं होगा दोस्तों, ए से तो कुछ होगा नहीं। ए की जगह यहाँ मिस प्रिंट दे दिया है, ए की जगह एन रहेगा। एन से नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस, के से पोटेशियम। यहाँ क्या होगा, NPK परीक्षण होगा, AP परीक्षण नहीं होगा, ये मिस प्रिंट है, इसको अपने ध्यान से देख लीजिएगा। तो एन से दोस्तों नाइट्रोजन हो गया। नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। यह प्रोटीन, क्लोरोफिल और अन्य महत्वपूर्ण यौगिकों का हिस्सा है। नाइट्रोजन की कमी होता है दोस्तों तो पत्तियां पीला पड़ने लगती है, पौधे का वृद्धि में रुकावट हो जाती है।
अब पी से दोस्तों, पी से फास्फोरस होता है। फास्फोरस की बात करें दोस्तों, फास्फोरस पौधे में ऊर्जा संचार एवं जैव रासायनिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण है। फास्फोरस की कमी से पत्तियों की बैंगनी या लाल रंग में बदल जाती है, पौधों की वृद्धि में रुकावट और जड़ के विकास में कमी हो जाती है। ये फास्फोरस कमी दोस्तों सबसे पहले पुरानी पत्तियों पर देखने को मिलता है। के से बात करते हैं दोस्तों, तो के से पोटेशियम होता है। पोटेशियम पौधों में कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे कि जल संतुलन और रोग प्रतिरोधक क्षमता। यदि उसकी कमी से बात करते हैं दोस्तों, पोटेशियम की कमी के कारण किनारों का भूरा होना, झुलसाना, पौधों की वृद्धि में रुकावट और कमजोर होना। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, देखते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी क्वेश्चन दोस्तों, पादप पोषक तत्वों की अनिवार्यता का मापदंड क्या है? पौधों में फास्फोरस एवं सल्फर की कमी के लक्षण तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। दोस्तों, आवश्यक पौधे पोषक तत्व वे रासायनिक तत्व हैं जो पौधों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। वे पोषक तत्व को आवश्यक माना जाता है यदि वह अविशिष्ट मानदंडों को पूरा करते हैं। अब मानदंड कौन कौन से होते हैं दोस्तों, देखते हैं। मापदंड होते हैं दोस्तों, पौधा जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता उसके बिना, विशिष्ट कार्य करता है वो पौधे में, प्रत्यक्ष चयापचय में शामिल होता है। अब इसे दो हैं सल्फर दोस्तों। सल्फर कमी कारण क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण होता है, विटामिन और एंजाइम्स का प्रॉब्लम होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है। किससे? सल्फर से। सल्फर की कमी होती है तो क्या होता है दोस्तों? पत्तियां पीला पड़ने लगती हैं, वृद्धि में रुकावट होती है, पत्तियों समय से पहले सूखने लगती हैं। फास्फोरस की बात कर लेते हैं दोस्तों। फास्फोरस संश्लेषण शोषण में सहायक होता है, डीएनए संश्लेषण में सहायक होता है, जड़ विकास में सहायक होता है। फास्फोरस की कमी से पत्तियों का गाढ़ा या हरा बैंगनी रंग का होने लगती है, वृद्धि में रुकावट होता है, पत्तियों पर मृत धब्बे पड़ने लगते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, ये हम पहले इस क्वेश्चन को हम बता चुके हैं, मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता में क्या अंतर है, बट एक बार और इसको रिवीजन कर देते हैं। दोस्तों, मृदा की उर्वरता जो होती है, मिट्टी के पोषक तत्वों की उपलब्धता और पौधों की पोषक तत्वों की प्रदान करने की क्षमता होती है। और जो सॉइल प्रोडक्टिविटी अर्थात मृदा उत्पादकता होती है, तो मिट्टी की पौधों की वृद्धि और उपज को सहारा देने की क्षमता, जिसमें पोषक तत्वों की उपलब्धता के अलावा अन्य कारक जैसे जल धारण क्षमता, मिट्टी संरचना और पीएच भी शामिल होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, मृदा उर्वरता मूल्यांकन की विभिन्न विधियों को सूची लिखिए। दोस्तों, विभिन्न मूल्यांकन के विभिन्न सूची है, जैसे मिट्टी परीक्षण करते हैं, सॉइल टेस्टिंग करते हैं, पौधा उत्तक परीक्षण करते हैं, प्लांट टिश्यू टेस्टिंग करते हैं, क्षेत्र प्रशिक्षण करते हैं, टेस्ट फील्ड टेस्टिंग करते हैं, जीवी मृदा परीक्षण करते हैं, बायोलॉजिकल सॉइल टेस्टिंग करते हैं। ये चारों क्या है दोस्तों, हमारा क्या है, मूल्यांकन विधि है। अब किस किस तरह से करते हैं, नमूना क्या लेते हैं दोस्तों, तो मृदा परीक्षण करने का जो मेथड होता है, सैंपल कलेक्शन करते हैं, नमूना संग्रह लेते हैं, फिर लैबोरेटरी एनालिसिस करते हैं, उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट लेते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समन्वित पोषक तत्व प्रबंध से आप क्या समझते हैं, इसके अवयव क्या है? समन्वित पोषक तत्व के प्रबंध द्वारा मृदा स्वास्थ्य में कैसे सुधारा जा सकता है? जैसे कि दोस्तों हम लोग देखते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, वैसे ही हमें अब इस टाइम में चल गया है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। अर्थात हम जो सॉयल फील्ड में, हमारे जो फील्ड है उसमें हम न्यूट्रिएंट को भी इस तरह से मैनेजमेंट करें, इस तरह से दें कि हमारी जो सॉयल की उत्पादकता है वो बनी रहे, उसमें पोषक तत्वों की कमी ना हो, हमारा सॉयल क्रॉप प्रोडक्शन में कोई उसमें कमी ना हो, हमारी सॉयल बंजर ना हो, इस बातों को ध्यान रखते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों हम जैविक खाद, रासायनिक खाद, सभी खादों का एक निश्चित मात्रा में प्रयोग करते हैं, जिससे सॉयल की पोषक तत्वों में हानि न हो, पोषक तत्व बने रहे। आगे देखते हैं दोस्तों, इसके अलावा वही बात कही बताई दी है दोस्तों, कार्बनिक स्रोत हो गया, अकार्बनिक स्रोत हो गए, जैविक स्रोत हो गए और फसल चक्र हो गया, आदि सभी हम इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में प्रयोग करते हैं। जैसे दोस्तों हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट डिजीज मैनेजमेंट प्रयोग करते थे कि हम बहुत ज्यादा रसायनों का प्रयोग नहीं करेंगे, उसको हम मैनेजमेंट बायोलॉजिकल तरीके से, फिजिकल तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से करते थे। उसी तरह से ये भी है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। इसमें हम पोषक तत्वों को सभी तरीके से मिला कर देंगे ताकि सॉइल की उत्पादकता बनी रहे। अब दोस्तों जो इंटीग्रेटेड हेल्थ में क्या मैनेज करता है, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करता है, पोषक तत्वों का संतुलित उपयोग होता है, मिट्टी की संरचना में सुधार होता है, जैविक गतिविधियों में वृद्धि होती है, पर्यावरण प्रभाव में कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, कार्बनिक खाद्य क्या है, इनका वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, भारतीय कृषि में गोबर खाद के महत्व का वर्णन कीजिए।
दोस्तों कार्बनिक खाद अर्थात ऑर्गेनिक मैन्योर्स। तो ऑर्गेनिक मैन्योर्स प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जो पौधों की वृद्धि और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ावा देने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये उर्वरक पौधे और जानवरों से प्राप्त होते हैं और पोषक तत्वों में भरपूर होते हैं। तो सब कार्बनिक खाद के बात करते हैं, जैसे नाम से ही लग रहा है इसमें कार्बन की मात्रा उपलब्ध होती है, अर्थात इसमें कार्बन की मात्रा, कार्बनिक खादों में कार्बन की मात्रा होती है। ये पौधों से प्राप्त होंगे, हमारे घर से जो ग्रीन कचरा निकलता है, तो सब्जियों के छिलका निकलते हैं, या गोबर भैंस, गाय, बकरी या मुर्गी से द्वारा जो मीट प्राप्त होती है, गोबर प्राप्त होती है, उसके द्वारा बनाए जाते हैं। अब दोस्तों जो इसका वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? दोस्तों इसका वर्गीकरण है बल्कि ऑर्गेनिक मैन्यूर्स हो गया, फार्म यार्ड मैन्यूर्स हो गया, ग्रीन मैन्यूर्स हो गया, कंपोस्ट हो गया, सांद्र जैविक मैन्यूर्स हो गया। ये क्या है दोस्तों? इसके प्रकार से। और दोस्तों यह भारतीय कृषि में गोबर खाद का महत्व है। दोस्तों भारतीय कृषि में गोबर खाद का अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश के साथ साथ एक पशुपालन देश भी है, क्योंकि भारत में बहुत अधिक मात्रा में पशुओं का पालन किया जाता है। तो पशुओं के पालन करने से जो उनसे अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं अर्थात गोबर निकलते हैं, उसका यदि हम प्रयोग भारतीय लोग प्रयोग कर देते हैं, ग्रामीण लोग, भारतीय ग्रामीण लोग प्रयोग करते हैं, उपला बनाकर भोजन बनाने में, उससे खाना बनाने में प्रयोग करते हैं, जो कि गलत है। उसको हम लोग दोस्तों सड़ा कर, उसको हम लोग कंपोस्ट करके फर्टिलाइजर, और सॉरी फर्टिलाइजर बोल रहे हैं, हाँ, मैन्यूर्स के रूप में उपयोग कर सकते हैं, जिससे हमारा फसल अच्छा होगा, हमारी सॉइल गुणवत्ता बनेगी, सॉइल में जैविक पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी, रासायनिक खादों का कम से कम प्रयोग होगा। हमारे यदि हम अपने भारत में दोस्तों यदि बात करते हैं कि हम सॉइल का सुधार करना चाहते हैं, तो यह कंपोस्ट खाद अर्थात गोबर की खाद से ही संभव है, क्योंकि भारत में इतने ज्यादा पशुपालन होते हैं। अगर आप ग्रामीण इलाके में चले जाएंगे तो आपको प्रत्येक घर में पशुओं का पालन मिलेगा। तो गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी पालन आपको प्रत्येक घर में मिलेगा, जिसका अपशिष्ट पदार्थ गोबर पदार्थों से ही हम अपने सॉइल में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को वृद्धि कर सकते हैं, जो हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी उसका लाभ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यही समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।